हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। ये एक न्यू वीडियो है जो ट्रांसफार्मर मॉड्यूल के ऊपर हम कर रहे हैं, जिसमें कुछ और क्वेश्चंस में डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ नए सवाल हैं। ऑलरेडी हम लोग कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर पे कर चुके हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर न्यू क्वेश्चंस, उनमें ये इंक्लूडेड नहीं है। तो दीज 25 क्वेश्चंस विल आल्सो बी हेल्पफुल टू प्रिपेयर द मॉड्यूल 3। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद दीज क्वेश्चंस। And first of all, if you have not subscribed the channel, do subscribe it and share this channel with your friends so that सभी लोग इस चैनल से लर्न कर सकें। राइट, शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। A transformer is designed to convert voltage from 240 volts AC mains to 12 volt। राइट, हमने क्या करना है, एक 240 वोल्ट का एक एसी वोल्टेज है, V1 आपको 240 दिया है, V2 आपको दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, हैज 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी, N1 दिया है 4000 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल आपसे पूछा जा रहा है। तो एज यू नो, V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू होता है N2 अपॉन N1। फ्रॉम हियर यू कैन गेट N2 एज N1 into V2 upon V1, that will be equals to 4000 into V2 12 upon 240. This will be 20 and this will be 200. So आपका आंसर होगा 200 number of turns on the secondary side. Next question है, a transformer is designed to convert the voltage from 240 volts AC mains to 12 volt. Again आपके पास V1 240 है, V2 आपके पास 12 वोल्ट है, 4000 नंबर ऑफ टर्न्स है ऑन प्राइमरी साइड, यानी कि 4000 टर्न्स प्राइमरी पे है। इट्स 100% एफिशिएंट, दैट मींस कि जितना आप इनपुट देंगे उतना ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पियर। सेकेंडरी का करंट दिया है I2, दैट इज 0.4 एम्पियर। करंट इन द प्राइमरी कॉइल I1 आपको इस बार पूछा है। So again, with using the transformation ratio, V2 upon V1 is equals to I1 upon I2. From there, I1 will be equals to V2 I2 upon V1. That is, V2 है आपके पास 12, I2 है 0.4 upon V1 है आपके पास 240, ये हो गया 20, and this will become 0.04 upon 2 or 0.02 ampere. So 0.02 ampere is the your correct answer. Next question is, in the transformer the function of a conservator is। conservator is an essential part of transformer, जो ट्रांसफॉर्मर के यूजुअली ऊपर की तरफ लगा होता है और ऑयल से फिल्ड होता है ये। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली यूज है, कंजर्वेटर मींस कंजर्व करना, ऑयल को कंजर्व करना। तो जब आपका ट्रांसफॉर्मर हीट करता है तो ऑयल का एक्सपेंशन होता है, उस एक्सपेंशन के कारण लेवल ऑफ ऑयल बढ़ता है। तो उस लेवल को बढ़ने के लिए एक जगह चाहिए होती है जो कंजर्वेटर उसका काम करता है। साथ ही साथ जब ट्रांसफॉर्मर कूल डाउन करता है तो लेवल डिक्रीज होता है, तो ट्रांसफॉर्मर में ऑयल को वापस से फिल करने के लिए अगेन कंजर्वेटर ऑयल को ट्रांसफर करता है। राइट, तो ये काम कंजर्वेटर का है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शन। प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर कूलिंग, नो। सप्लाई कूलिंग ऑयल टू ट्रांसफॉर्मर इन टाइम ऑफ नीड। प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपैंड्स ड्यू टू हीटिंग, और नन ऑफ द अबव। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अगर हम इनमें देखें तो सप्लाई कूलिंग ऑयल टू ट्रांसफॉर्मर इन टाइम ऑफ नीड ये हो सकता है, और प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपैंड्स ड्यू टू हीटिंग ये भी हो सकता है। अगर इन दोनों में से अगर मोर एक्यूरेट आंसर हम देखें तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज एट द टाइम ऑफ हीटिंग जब ऑयल एक्सपैंड होता है तो उस कंडीशन में अगर कंजर्वेटर ना हो तो ट्रांसफॉर्मर डैमेज होगा, बिकॉज एक्सप्लोड हो सकता है, वहां पे गैसेज जो रिलीज होंगी और जो ऑयल का लेवल बढ़ेगा, तो अगर कंजर्वेटर ना हो वहां पर तो दैट इज व्हाई द थर्ड वन विल बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज। आयरन कोर क्यों प्रोवाइड की जाती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर? कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यस, कपलिंग तो करता ही आयरन कोर। इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स, ये भी बेसिकली वो काम करता है। डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। टू प्रोवाइड ऑल द अबव फीचर्स। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है अगर हम आयरन कोर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अप्लाई कर रहे हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो चारों के चारों ऑप्शंस यहाँ पर ऑलमोस्ट सही बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप कौन सा ऑप्शन यहाँ से चूज करें। तो बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर की अगर आप बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर का काम है फ्लक्स को चैनलाइज करना। जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने के बाद वहां पर फ्लक्स इंड्यूस होता है,
that flux has to be channelized from primary to secondary side with the help of iron core, ठीक है। लेकिन वो मैग्नीट्यूड को इंक्रीज नहीं करता, आयरन कोर इंक्रीज नहीं कर सकता म्यूचुअल फ्लक्स को। दूसरी चीज, हम मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग इज द करंट विच इज रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज द कोर। ट्रांसफॉर्मर का कोर जो है वो मैग्नेटाइज करने के काम में आता है। तो अगर ट्रांसफॉर्मर की कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट मीन्स कि द मटेरियल इज नॉट गुड एट ऑल, राइट, बिकॉज एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल जल्दी से जल्दी मैग्नेटाइज होगा बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो आयरन कोर है, ठीक है, वो आयरन कोर का मैग्नेटिक मटेरियल काफी अच्छा होता है, इसी कारण से उसको हम ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाते हैं। और चूंकि एक गुड मैग्नेटिक मटेरियल वी आर यूजिंग टू manufacture a transformer, that means कि the magnitude of the magnetizing current has to be less so that the transformer magnetize as quickly as possible। इस वजह से जो थर्ड ऑप्शन है that is the most accurate option for this particular question कि with the help of iron core we can decrease the magnitude of the magnetizing current। Next question is, distribution transformers are generally designed for maximum efficiency around। distribution transformers कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स आर दोज जो यूजुअली 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, मतलब जो इनपुट पर वोल्टेज लेते हैं आउटपुट पर एज इट इज वोल्टेज दे देते हैं। और यूजुअली ये ट्रांसफॉर्मर्स हमारे गली मोहल्लों में पाए जाते हैं जिनसे हम सप्लाई लेते हैं। तो कितने एफिशिएंसी पर ये ट्रांसफॉर्मर काम करता है? तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क ऑन फुल लोड और मैक्सिमम लोड टू प्रोवाइड द मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्योंकि इन ट्रांसफॉर्मर्स पे मैक्सिमम लोड 100% कभी भी नहीं होता, ये हमेशा लेस देन 100% लोड पर ही चलते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 50-60%, 70% लोड पर काम करते हैं, क्योंकि घरों के जो लोड हैं वो कंटिन्यूअसली वेरी होते रहते हैं। समटाइम्स वी डोंट यूज अवर इक्विपमेंट्स। तो जब ट्रांसफॉर्मर लोडेड अनलोडेड कंडीशन चलती रहती है तो ट्रांसफॉर्मर कभी भी फुल लोड नहीं होता। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स यूजुअली 50% ऑफ लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं। इस तरह से उनको डिजाइन किया जाता है बिकॉज दीज आर यूज्ड ऑन समवेयर 50-60% ऑफ द लोड, फुल लोड। नेक्स्ट इज, which of the following properties is not necessarily desirable for the material for transformer core। ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नॉट डिजायरेबल है? लो हिस्टैरिसीस लॉस, हाई परमिएबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अगर हम देखें तो इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले एक लॉसेस जो है वो कम से कम होने चाहिए, हिस्टैरिसीस लॉस, दैट इज ट्रू। परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए मटेरियल की, दैट इज आल्सो ट्रू। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल शुड बी एडिक्वेट, यानी कि स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी डिजायरेबल हैं, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है एक ट्रांसफॉर्मर कोर के मटेरियल के लिए। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज, what kVA rating is required for a transformer that must be handle a maximum load current of 8 ampere with a secondary voltage of 2 kilovolt। आपके पास लोड करंट दिया है I2 8 एम्पियर, आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज दिया है V2 2000 वोल्ट। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर का केवी रेटिंग है वो होता है V2 into I2। वी जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स हियर, यू विल गेट 16,000 वोल्ट एम्पियर, यानी कि 16 kVA इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज, अ ट्रांसफॉर्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम। ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्यों यूज करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर में? उसको कूलिंग करने के लिए, उसको इंसुलेशन देने के लिए। अगर ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर मॉइस्चर होगा तो इंसुलेशन फेलियर होना तय है। दैट मीन्स कि मॉइस्चर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर। नेक्स्ट इज, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू द ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड, आयरन लॉस विल। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे आयरन लॉसेस डिपेंड करते हैं, एंड जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द आयरन लॉसेस विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज, द टर्न्स रेशियो रिक्वायर्ड टू मैच एन 80 ओम सोर्स टू ए 320 ओम लोड इज। आपको बेसिकली ये एक लोड दे रखा है, ये दूसरा लोड दे रखा है, आपको इस लोड को इस लोड से मैच करना है।
दैट सिंपली मीन्स कि आपको यहाँ पर रेफर्ड टू वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी पर क्वांटिटीज को रेफर करते हैं। So what do we see here? We have to make this 80 ohm to 320 ohm. हमें 80 ohm को 320 ohm में convert करना है, तो we can clearly see कि when we multiply with 4 to 80 we can get 320. लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी साइड पर ट्रांसफर करते हो इम्पीडेंस को, Z1 डैश की हम बात कर रहे हैं, when we are transferring your primary impedance to the secondary side, it converts into k square of Z1. ठीक है, इन दिस कंडीशन आपके पास जो Z1 की वैल्यू दे रखी है वो 80 है, k स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है वो 4 आई है, दैट मीन्स कि k का वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए, जिससे आपको ये जो इम्पीडेंस है वो मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर मीन्स। एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होने का क्या मतलब है? वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है E2 माइनस V2 अपॉन E2 इंटू 100, यानी कि जब आप ट्रांसफॉर्मर को नो लोड से फुल लोड पर लेकर जाते हो तो उनके बीच में जो सेकेंडरी वोल्टेज का ड्रॉप है वो कम से कम होना चाहिए। यही मीनिंग है अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन का। दैट मीन्स कि दिस E2 माइनस V2 हैज टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, राइट। अब ऑप्शंस में देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लीस्ट। यस, यही हमारा मुझे लगता है सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि E2 और V2 both are the output voltages and the fluctuation from no load to full load should be least. Output voltage fluctuation with power factor, no. Difference between primary and secondary is no. Difference between primary secondary is no. That means कि हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है, जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज को नो लोड से फुल लोड ले जाने में अगर डिफरेंस लीस्ट होगा तो ही एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। Next is, in a certain loaded transformer, the secondary voltage is 1/4 the primary voltage. ठीक है, जो secondary voltage है वो primary voltage का 1/4 है। That means कि V2 upon V1 आपको दे रखा है यहाँ पर 1/4, right? आपको पूछ रहा है कि the secondary current is, so V2 upon V1 is equals to होता है I1 upon I2. It is given as I1/4. आपका जो secondary current होगा that will be 4 times of I1. ठीक है, तो 4 times of primary current will be the correct option. Next question is, greater the secondary leakage flux. What is the meaning of secondary leakage flux? Leakage flux means naturally EMF का कम होना, और अगर secondary leakage flux ज्यादा होगा तो इससे हमारा secondary का induced EMF कम होगा, तो less will be the secondary induced EMF, क्योंकि flux leak करना directly will affect to the induced EMF. Next is, a 25 watt of power is applied to the primary of an ideal transformer with a turns ratio of 10. The power delivered to the secondary will be, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, कितना भी टर्न्स रेशियो हो, जितना इनपुट पर पावर अप्लाई होगा उतना ही आउटपुट पर भी पावर डिलीवर होगा। दैट मीन्स कि अगर 25 वाट पावर अप्लाई किया जा रहा है प्राइमरी साइड पर, तो 25 वाट पावर ही सेकेंडरी साइड पर लोड को डिलीवर होगा, चाहे उसका टर्न्स रेशियो कितना भी क्यों ना हो, बिकॉज एज पर द टर्न्स रेशियो ओनली द वोल्टेज एंड करंट लेवल विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लेकिन अल्टीमेटली द टोटल पावर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट लोड करंट मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर एट। एक ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पावर फैक्टर पर आएगी? दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के ऊपर लीडिंग या लैगिंग पावर फैक्टर का कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, राइट। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी उस कंडीशन पर आएगी जब आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी के इक्वल होगा, क्योंकि इन दैट केस योर केवीए इनपुट विल बिकम इक्वल टू द किलोवाट पावर आउटपुट व्हिच विल बी डिलीवर्ड टू द लोड। सो द यूनिटी पावर फैक्टर इज द करेक्ट वन। दिस, इसके ऊपर ही मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलेगी। Next is, in a step down transformer, there is a change of 15 ampere in the load current. The result in change of supply current off. एक step down transformer है। Step down का मतलब है कि V2 will be less than V1, या फिर आप कहें कि V2 upon V1 will be less than 1। ठीक है, इसका मतलब है सिंपली V2 अपॉन V1 होता है I1 अपॉन I2। इसका सीधा सीधा मतलब है कि V2 इज लेस देन I1 विल बी मोर, राइट।
तो अगर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देयर इज ए चेंज ऑफ 15 एम्पियर इन द लोड करंट अगर हो रहा है, तो रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द सप्लाई करंट विल बी ग्रेटर देन 15 एम्पियर, क्योंकि I1 I2 से बड़ा है। अगर I1 और I2 का आप रेशियो देखते हैं तो ये जो रेशियो है वो आपको ज्यादा मिलता है। इन दिस केस यू हैव V2 अपॉन V1 इज लेस देन 1, या फिर आप कहें कि V2 आपका लेस है, V1 आपका मोर है। सो इन दैट केस ओके, हमने उल्टा कहा, मैं करेक्ट करता हूं अपने स्टेटमेंट को कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में V2 लेस है, V1 मोर है। सिमिलरली करंट के केस में I2 आपका मोर होगा, I1 आपका लेस होगा। और उस कंडीशन में अगर लोड करंट यानी कि सेकेंडरी करंट में 15 एम्पियर का चेंज आता है, तो I1 में जो चेंज आएगा वो 15 एम्पियर से कम का चेंज आएगा, क्योंकि I2 ऑलरेडी रेशो में I1 से ज्यादा बड़ा है। दैट मीन्स कि आंसर शुड बी लेस देन 15 एम्पियर। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का केस है। आपका V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 होता है। इन दैट केस इफ V2 इज लेस, सिंस वी हैव V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2, if V1 is less I1 should be more, if V2 is more I2 should be less। तो अगर V1 और V2 का हमें रिलेशन पता है तो I1 I2 का रिलेशन भी हम पता कर सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर दे रखा है कि स्टेप डाउन है, मतलब V2 लेस है और I2 मोर है। I2 में अगर 15 एम्पियर का चेंज आएगा तो I1 में 15 से कम का चेंज आपको मिलेगा। Next question is minimum voltage regulation occurs when the power factor of the load is। voltage regulation 0 या नेगेटिव या नियर टू 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है और वो है लैगिंग पावर फैक्टर। ये कॉन्सेप्ट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में भी, कि जब पावर फैक्टर लीडिंग होता है उस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन 0 या नियर टू 0 या नेगेटिव भी हो सकती है। Next question is, in a transformer, the energy is conveyed from primary to secondary through the cooling coil, through the air, by the flux, none of the above। The answer of this question is very easy, as you know कि the flux is the main thing which works primary to secondary, जो primary से secondary में link करता है और उसी के थ्रू आपका energy transfer भी होता है। तो flux is the quantity जिसके थ्रू इस सारा काम होता है। Auto transformer makes effective savings on copper and copper losses when its transformation ratio is। ऑटो ट्रांसफार्मर जो कॉपर की सेविंग करता है वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो शुड बी ऑलवेज 1 और लेस देन 1। अगर आपको एक प्रॉपर सेविंग चाहिए तो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो 1 या 1 से कम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का होना चाहिए। तो यहाँ पर इफेक्टिव सेविंग की बात हो रही है और आपके पास दोनों ही आंसर हैं कि अप्रोक्सीमेटली भी है और लेस देन 1 भी है। तो 1 तो नहीं होगा, क्योंकि जब 1 हो जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा आपकी कॉपर का मटेरियल का, यानी कि कॉपर मटेरियल यूज ही नहीं होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी लेस देन 1 बट नियरली इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों में जो क्लोज आंसर है वो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट है, अगर आपको याद हो फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का, तो नो लोड करंट आपका यहाँ पर होता है जो वोल्टेज के साथ मैक्सिमम एंगल क्रिएट करता है, बिकॉज दिस नो लोड करंट हैज टू बी एज क्लोज एज दिस मैग्नेटाइजिंग करंट। ये जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट के पास होगा उतना अच्छा ट्रांसफार्मर के लिए होता है। तो यूजुअली वोल्टेज और नो लोड करंट के बीच में जो रिलेशन है वो लगभग 70-80 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें करंट आपका लैग करता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नो लोड ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम को आप देखेंगे, यू विल गेट दिस पॉइंट। Next is the change in volume of transformer cooling oil due to variation of atmospheric temperature during days and night is taken care by which part of a transformer। इसमें ट्रांसफार्मर के ऑयल की जो वॉल्यूम है वो जो कम ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन इन द ट्रांसफार्मर, किस पार्ट से ये सब चीजें हैंडल होती हैं। तो हम ऑलरेडी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कंजर्वेटर ही आपका एक जो पार्ट है जिससे ऑयल का जो लेवल है वो मेंटेन किया जाता है इन बोथ द केसेस व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस और व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ ए ट्रांसफार्मर इज स्विच्ड ऑन टू ए वोल्टेज मोर देन द रेटेड वोल्टेज, तो क्या होगा? पावर फैक्टर के टर्म में बताना है कि पावर फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा या जीरो हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर को अगर आप रेटेड वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप ट्रांसफार्मर से ओवरबर्डन करके काम कर रहे हो, और ओवरबर्डन करने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर की ज्यादा हीटिंग होगी, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। नेचुरली अगर आप ट्रांसफार्मर को ओवरबर्डन कर रहे हो तो पावर फैक्टर इंक्रीज तो नहीं हो सकता। इंक्रीज का मतलब एफिशिएंसी बेटर हो जाना है, दैट इज ऑल नॉट एट ऑल पॉसिबल। अनअफेक्टेड भी नहीं रहेगा, क्योंकि अनअफेक्टेड रहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई चेंज ही नहीं आएगा, और जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो गया तो एफिशिएंसी ही जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये तीनों केसेस तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली सही ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, जो है power factor will deteriorate. Next is the no load current drawn by transformer is usually what percentage of the full load current? No load current has to be as small as possible for a transformer, लेकिन इसकी जो typical value है that is approximately 2 to 5% of the full load current. 2 से 5% तक आपके full load current का value ये होता है no load current का। नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज, अभी हमने बात की कि जो नो लोड करंट है उसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड के दो ऑप्शंस हैं। दूसरा, इसका जो पावर फैक्टर है वो हाई होगा कि लो होगा। तो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था कि जो नो लोड करंट है वो वोल्टेज के साथ लगभग 70-75 डिग्री का एंगल बनाता है, और 70-75 डिग्री के एंगल बनाने का मतलब है कि अगर cos 75 देखोगे तो दैट विल बी नियरली इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग, मतलब लेस वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि लो पावर फैक्टर इसका होता है, स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ साथ लो पावर फैक्टर नो लोड करंट के केस में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल। मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो एयर गैप है वो कम होता है, दोनों के बीच का जो एयर गैप है वो कम होता है। अगर वो कम नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर को ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत पड़ेगी, तो स्मॉलर एयर गैप के कारण ही मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कम होती है। बाकी अगर 3 ऑप्शंस और देखें तो रोटेटिंग पार्ट का कोई रोल ही नहीं है। लीकेज फ्लक्स अगर ज्यादा होगा तो आपको मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर का तो यूज हम करते ही हैं ट्रांसफार्मर में, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट स्मॉल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बेसिकली लॉसेस को रिड्यूस करने के काम में आते हैं। तो स्मॉलर एयर गैप इज द actually right answer for this question. So that's all about this video. 25 questions we have completed and these questions are very good conceptually अगर देखा जाए तो, right? I hope ट्रांसफार्मर चैप्टर अब आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ट्रांसफार्मर से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको आप कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकें, राइट? अभी मॉड्यूल 2 के मैं वीडियोस आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ, आपको बहुत जल्दी मॉड्यूल 2 के वीडियोस मिल जाएंगे। टिल देन चैनल के जो वीडियोस हैं उनको आप देखते रहें, उनसे सीखते रहें, जो चैप्टर्स के ऑलरेडी आ चुके हैं उनको कंप्लीट करें, सो दैट कि आप नेक्स्ट मॉड्यूल 2 के साथ स्टार्ट कर सकें अपनी पढ़ाई करना, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।